गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा, जैसा कि आपको पता है, हमने एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल की बुक स्टार्ट की हुई है और पेपर का नाम है भारत की विदेश नीति। हमने इसके 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं और सेक्शन 4 का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो है हमारा इंडिया एंड इंडियन ओशन रिम, या जिसको भारत और हिंद महासागर रिम भी कहते हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन इसका पूरा नाम है। ये एक संगठन है। अब इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में। इंट्रोडक्शन में देखिए बेटा कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन जो है, यानी हिंद महासागर परिक्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका हिंदी में नाम होगा। ठीक है, और आप इसको हिंद महासागर रिम कह के इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हो। ये क्या है बेटा, ये हिंद महासागर से लगे देश हैं जो, उनका एक क्षेत्रीय संगठन है। कुछ देश हैं जो हिंद महासागर से लगे हुए हैं और इन्होंने अपना एक क्षेत्रीय संगठन बना लिया, और जिसका उद्देश्य क्या है कि इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। कि जो देश हिंद महासागर के से लगे हुए हैं, जिनकी सीमाएं, वो आपस में मिलजुल कर, उनका उद्देश्य क्या है कि अपने देशों का आर्थिक व्यापार करना और सुरक्षा से रिलेटेड और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा, इसकी स्थापना कब हुई। 1997 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है बेटा, मॉरिशस। ठीक है, और पहली बार अगर हम कहें कि ये किसके मन में या किसके दिमाग में ये विचार आया, तो पहली बार हिंद महासागर को व्यापार गुट बनाने का विचार आया था पिकबोथा, जो दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री थे, उनके मन में ये विचार आया था। ये आपको नाम मैंने रेड पेन में हाईलाइट किया है, ये आपको नाम याद होना चाहिए। उसके बाद हम कहेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, देखो ये तो थे वहाँ के, व्यापार को बढ़ाने का विचार उनके मन में आया, ये विदेश मंत्री थे। कौन थे विदेश मंत्री? पिकबोथा। लेकिन फिर दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जब भारत आए, तो उन्होंने अपना ये विचार कहाँ रखा, भारत यात्रा के दौरान दोहराया। कि पहले इनके मन में आया, पिकबोथा के मन में, फिर राष्ट्रपति ने ये विचार कहाँ रखा, भारत के आगे दोहराया। तो भारत ने भी क्या किया, इसका समर्थन किया। क्यों किया समर्थन? क्योंकि भारत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और सामरिक रूप से इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो जब भारत का हिंद महासागर से जुड़ाव है, तो फिर इस तरह 1995 में प्रथम अधिकारी स्तर की बैठक मॉरिशस में हुई, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया। अब बेटा, इसके सदस्य देश को भी मैंने याद करने की एक ट्रिक बनाई है, जो बिल्कुल फनी सी है। 7 देश हैं बेटा इसके अंदर जो आते हैं, इस संगठन में आते हैं। उनका नाम है मॉरिशस, कीनिया, दक्षिण अफ्रीका, ओमान, भारत और सिंगापुर तथा ऑस्ट्रेलिया ने हिस्सा लिया। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है बेटा, देखो ऐसे तो आपको ये बिल्कुल सीरियल वाइज, देखो सार्क के भी आपको करने हैं और गुट निरपेक्षता भी आपने पढ़ा है, आसियान के भी आपको नाम याद करने हैं, तो ट्रिक के बिना आपको याद नहीं रहेंगे। तो आपको देखो, आपने मकोड़ा देखा होगा अपने घर में आसपास, तो मकोड़ा शब्द पहले आप लिखोगे MAAKODA, और फिर आपने ए को काट के क्या लिखना है, सब, मतलब मकोड़ा सब, इस ए की जगह सब लिखना है। अब देखो, एम से क्या बनेगा, मॉरिशस, ए से बनेगा ऑस्ट्रेलिया, के से बनेगा कीनिया, ओ से ओमान, डी से बनेगा दक्षिण अफ्रीका। अब ए को काट के आपने सब कर दिया, ठीक है, क्योंकि सबके घरों में पाया जाता है। तो एस से बनेगा ये सिंगापुर, और बी से क्या बनेगा बेटा, भारत। इस ट्रिक से, अगर आप, फनी सी ट्रिक है, अगर इससे याद करोगे तो आपको आसानी से देश याद रहेंगे, अदरवाइज आप भूल जाओगे कि कौन से संगठन में कौन कौन से देश आते हैं। अब देखो, इनको क्या संज्ञा दी गई, मैंने रेड पेन से हाईलाइट किया, इनको M7, ये 7 देश है ना, तो इनको M7 की संज्ञा दी गई। अब विषय सूची, मतलब इनके क्या क्या विषय थे जिन पे इन्होंने काम करना था। अब ये भी बात आती है कि किन किन विषयों पर इन्होंने काम अपना करना था। अब देखो, सबसे पहला था इनका पर्यावरण को लेके, फिर नशीले पदार्थों से सुरक्षा, फिर व्यापार सेवाएं एक दूसरे की देनी, मानव संसाधन में विकास करना, उद्योग, विज्ञान व तकनीकी सहयोग में वृद्धि करना, सूचना नेटवर्क, प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक पर्यावरण की रक्षा करना। सभी देशों ने अपने
ये सारे मुद्दे विषय सूची में रखें कि हमें इन सब पे काम करना है। ये बिल्कुल सारे टॉपिक इसमें ले लिया है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हैं, विज्ञान से हैं, तकनीकी से हैं, मानव संसाधन है, व्यापार है बेटा, सारे की सारे इसमें जितने भी पर्यावरण है ये सारे आप इसमें लिख दोगे, ये आपको सब पता होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा 1997 में M7 जो पहले से था उसमें N7 मतलब 7 देश और ऐड हो गए और औपचारिक रूप से 14 सदस्यों के साथ हिंद महासागर रिम क्षेत्रीय सहयोग समूह की स्थापना हुई। और अब की बात करें तो 2024 तक बेटा 23 सदस्य हो चुके हैं। पहले 7 थे जिसको M7 बोला, फिर N7 हो गए और 14 हो गए दोनों को मिला के। ठीक है, और फिर करते करते अब 2024 तक बेटा 23 देश जो हैं इसके सदस्य देश बन चुके हैं। आगे बेटा हम देखेंगे हिंद महासागर का भू राजनीतिक महत्व क्या है। क्या महत्व है, देखो हिंद महासागर विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है और हिंद महासागर क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल, अब क्यों इसकी इतनी इतनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे कि कच्चे माल के कारण अत्यधिक महत्व है। अब इसके गर्भ में, हिंद महासागर के गर्भ में मतलब इसके अंदर क्या क्या उपलब्ध है, कच्चे माल के भंडार जो हैं वो महाशक्तियों के मध्य प्रतिद्वंद्विता का प्रमुख कारण है। अब देखो इसके उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, अब ये बात बाद में करेंगे कि तेल, रबड़, टिन, सोना, जिंक, हीरे, यूरेनियम आदि ये सब इस विशाल महासागर के अंदर पाए जाते हैं। तो क्या होता है, महाशक्तियाँ जो हैं, बड़े बड़े देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, ये जितने भी बड़े बड़े देश हैं इनके बीच में प्रतिद्वंद्विता है, सब इससे लाभ उठाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये टकराव का विषय बन जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हिंद महासागर को प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना दिया गया है। क्यों बना दिया गया है? प्रतिस्पर्धा क्या होती है? एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ इसमें, ठीक है, अपना फ़ायदा ज़्यादा सोचने की एक होड़ मान लो आप। कि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिंद महासागर के अधिकांश तटवर्ती क्षेत्र पर ब्रिटेन, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का नियंत्रण था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का प्रभुत्व जो था वो समाप्त होता चला गया, जिसके कारण यह महाशक्तियों की राजनीति का एक अखाड़ा बन गया। अब देखो पहले ब्रिटेन का था, जब ब्रिटेन का जैसे ही खत्म हुआ तो महाशक्तियों ने इसको अपना अखाड़ा बना लिया। वो सोचता है मैं इससे लाभ उठा लूँ, अमेरिका सोचता है मैं लाभ उठा लूँ, चीन सोचता है मैं, इस महाशक्तियों ने इसको अपनी राजनीति का अखाड़ा बना लिया। आज विश्व शक्तियाँ इस क्षेत्र में व्यापार, राजनीतिक और सामरिक कारणों से रुचि ले रही हैं। अब चारों तरफ से अपना फ़ायदा करने की सोच रहे हैं सब, ठीक है, और यही कारण है कि बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप की स्थिति में महासागरीय क्षेत्र स्वयं को असुरक्षित अनुभव करता है। अब इसमें सुरक्षा की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अब ये असुरक्षित खुद को क्यों महसूस करता है? क्योंकि जितनी भी बाहरी शक्तियाँ वो हस्तक्षेप मतलब इसमें इंटरफेरेंस करती हैं। इतना सारा इसमें से देखो माइनिंग का काम चलता है, बहुत इसमें नुकसान भी हुआ है इसका। अब देखो बेटा IOR यानी इंडियन ओशन रिम और ARC की फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब इसके उद्देश्य अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाएं तो आपको उद्देश्य भी पता होने चाहिए कि इंडियन ओशन रिम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना, सुरक्षा, समुद्री और नौवहन की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना, विज्ञान और तकनीकी जितना भी आपको पता है इन सब में क्या करना, सहयोग करना, और प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जैसे समुद्र से रिलेटेड, महासागरों से रिलेटेड या जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मुद्दों पर भी सहयोग करना। ठीक है, उसके बाद बेटा आता है शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन के क्षेत्र में भी परस्पर सहयोग करना। ये बेटा सारे क्या हो जाते हैं, इसके उद्देश्य हो जाते हैं। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे कि भारत की भूमिका क्या रही है। तो हमने पढ़ लिया कि हिंद महासागर रिम है क्या, कौन कौन से देश हैं, कहाँ स्थापना हुई और किस वर्ष में हुई, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे भारत की भूमिका क्या है। भारत हिंद महासागर रिम का संस्थापक सदस्य है और भारत इसका प्रमुख नेता भी माना जाता है। ठीक है, भारत ने क्या किया, सागर नीति के माध्यम से इंडियन ओशन रिम क्षेत्र को सुरक्षा और विकास के लिए कार्य किया, मतलब इसके ऊपर कार्य किया, किसके, सुरक्षा और विकास के लिए, इंडियन ओशन रिम की। उसके बाद भारत ने क्या किया, भारत समुद्री सहयोग, डिजास्टर मैनेजमेंट और ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में भी नेतृत्व कर रहा है। अब भारत के इस कार्य का महत्व क्या है? यह ब्लू इकोनॉमी समुद्री संसाधनों पर आधारित विकास को बढ़ावा देती है।
ठीक है। लगभग 95% भारत का व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। और 2015 में भारत ने ब्लू इकोनॉमी को राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया। मतलब भारत ने ये सारा महत्व क्या है, ब्लू इकोनॉमी के ऊपर है। ब्लू मतलब समुद्र का पानी ब्लू होता है, उससे इसका नाम पड़ा कि समुद्री जो रास्ता है उससे कितना व्यापार हमारा बढ़ गया। देखो 95% बढ़ गया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग आते हैं हमारे, जो भारत करता है। देखो सबसे पहला आता है मत्स्य उद्योग, ऊर्जा से रिलेटेड, परिवहन, पर्यटन, खनिज संसाधन और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी। इन सब के ऊपर ब्लू इकोनॉमी जो भारत की है उसमें काम होता है। अब देखो मत्स्य उद्योग में मछली पालन और झींगा पालन आदि आता है। ऊर्जा में समुद्री पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और समुद्री गैस, तेल, ये सब आते हैं। पर्यावरण में समुद्री व्यापार और बंदरगाह आ जाते हैं। पर्यटन में समुद्री तटीय पर्यटन जो आते हैं वो तटीय स्थल पर आते हैं, उनके बारे में है। खनिज संसाधन कौन से है बेटा, समुद्र की गहराई से खनिज व धातु निकालना। समुद्री जैव प्रौद्योगिकी क्या है, समुद्री जीवों से औषधि व शोध। ठीक है बेटा। और उसके बाद आ जाते हैं हम निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या है बेटा कि भारत के लिए हिंद महासागर रिम न सिर्फ व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का मार्ग है, बल्कि सामरिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय सहयोग का भी केंद्र है। इसको आप कितना मर्जी बढ़ा सकते हो, जो आप पीछे पढ़ के आए उसमें से लाइनें ऐड करके। और बेटा आपको ये बुक से बहुत इजी लगेगा और ये पेपर्स में आया भी हुआ है। आप 16 नंबर का क्वेश्चन है, जितना मैंने मैटर दिया है, कोई भी हिंद महासागर रिम का क्वेश्चन आ जाए, चाहे उद्देश्य पूछे जाए चाहे महत्व, आपने ये पूरा का पूरा उठा के लिख देना है। अगर आप ये जितना मैंने मैटर कराया है, अगर आप इसको एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपके आराम से 16 नंबर का क्वेश्चन तैयार होगा। कई पेज, 7 पेज आपके बनते हैं उसमें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको व्हाट्सअप पे मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।